बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहले नॉन पॉलिटिकल ले लें, हैं तो वो भी पॉलिटिकली इनडायरेक्ट, लेकिन पहले नॉन पॉलिटिकल और उसके बाद फिर हम आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छी खबर। और दूसरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अब पोजीशनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक पोजीशन ले रहे हैं और दोबारा से वो ड्राइविंग सीट पे नजर आ रहे हैं हमें। और इसकी वजह पॉलिटिकल प्लेयर्स की नाकामी है, और पॉलिटिकल प्लेयर्स जो कुछ कर रहे हैं इसका खमियाजा जाहिर है फिर हमारे जमहूरियत को भुगतना पड़ता है और हमारे सियासी निज़ाम को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में दस्तों गिरेबान हों और एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे हों, एक दूसरे का मुंह नोच रहे हों, तो फिर ऐसी सूरत में और फिर अगली बात यह कि गवर्नेंस ना दे रहे हों, बदतरीन हालत हो गवर्नेंस की, तो फिर ऐसी सूरत में मौका मिलता है हमारी मिलिट्री लीडरशिप को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, और उनको अब मौका मिल रहा है। ये आगे जाके मैं इसकी डिटेल तफसील से बताऊंगा। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमें को कोई जमहूरियत में या पॉलिटिकल सिस्टम को रोल अदा करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। वो नॉन पॉलिटिकल हैं, एपॉलिटिकल हैं, वो उसी हद तक अगर वो रहें तो वो तो रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पे तमाम हुक्मरान इत्तेहाद भी और अपोजिशन भी, दोनों जो है, दोनों की नज़रें इस्टेब्लिशमेंट पे हैं, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ लगी हुई हैं। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी वजह वाज़ेह यह है कि कंट्रोल उनका है, ताकतवर वो हैं, ताकत उनके पास है और सारा सिस्टम पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनके पास है। बहरहाल सबसे पहले एक अच्छी खबर वो है हमारे शहीद अरशद शरीफ, उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें दो बातें बड़े क्लियर नजर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दो अहकामात दिए गए हैं। खास तौर पे अंदरून मुल्क, वो कहते हैं जी तहकीकात, जब पूछा गया कि अंदरून मुल्क तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, तो उन्होंने कहा जी कम व बेश हो गई हैं, 41 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं, तो कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है पाकिस्तान की हद तक जो इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इस दौरान शहीद अरशद शरीफ की अहलिया ने दो अफसरों के बारे में कहा कि जी दो अफसर जो हैं, ये चूंकि जिन पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, या जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने एप्लीकेशन दी है, जो मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं, उनके ये सबॉर्डिनेट हैं दो अफसर, इसलिए एक रिटायर्ड अफसर एडी ख्वाजा जो हैं, उस तरह के उनको भी शामिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर्ड अफसरों के बारे में तो बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने नज़र रखी हुई है, आप इंतज़ार करें, आप आया करें और आके देखा करें तहकीकात, और हमारी जो हेयरिंग है इसको देखा करें। फिर साथ दो अहकामात सादर किए। एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने नुक्ता उठाया था और एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। तो दो अहकामात, नंबर 1 ये कि अक़वाम मुत्तहिदा को आप शामिल करें, अक़वाम मुत्तहिदा को इंगेज करें, और उसके लिए वज़ारत ख़ारजा से पूछा कि आपने कोई इस बारे में कोई ख़त वत लिखा, कोई कोशिश की जा रही है, तो मतलब कि आप इसकी तरफ आएँ। और चूँकि यूएई का मसला है, केनिया का मसला है और उसके बाद कनाडा का मसला है, 3 मुल्क उसमें मुख्तलिफ इन्वॉल्व हैं, लिहाजा क्योंकि कैनेडियन वो शहरी हैं दोनों भाई, केनिया में ये वाक़या हुआ है, केनियन गवर्नमेंट आ गई, यूएई में शहीद अरशद शरीफ को वहाँ से निकाला गया था, प्रेशर डाला था क्या यूएई की गवर्नमेंट पे, तो इसलिए आप थ्रू अक़वाम मुत्तहिदा आएँ ताकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल अथॉरिटी भी वो अपना रोल अदा करें। ये एक बहुत ही वाज़ेह हुक्म है, मुअस्सर कहना चाहिए, क्योंकि इसके असरात बाद में नजर आएंगे। दूसरा एक और हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादर किया, और वो ये था, जब उन्होंने कहा कि जी तहकीकात मुकम्मल हो चुके हैं, 41 गवाहों के बयानात आ चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस बात की भी तहकीकात की जाए कि शहीद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था, पाकिस्तान छोड़ने पर वो मजबूर क्यों हुए थे, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये दो पहलू बहुत ही अहम है। तो देखते हैं क्या होता है। इसलिए फरवरी तक उन्होंने समाअत मुलतवी कर दी, और साथ ही उन्होंने ये भी अहकामात दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इसकी तहकीकात 1 महीने के अंदर अंदर आप रखें, कि 1 माह के अंदर मजीद 1 माह लें और उसमें कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये काम आगे बढ़ेगा।
एक तो ये बात है। दूसरा, इमरान खान साहब पे हमले का मामला, उस पे दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो उनके वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुल्ज़म के वकील की, और उसको पीटीवी पे, टीवी चैनल पे बाकायदा तौर पे दिखाया गया, एडिटर्स को फोन किया गया कि आप इसकी भरपूर कवरेज करें, मियां दाऊद साहब की। उसके बाद, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब हैरत अंगेज तौर पर मैंने ट्वीट भी किया और ARY पे प्रोग्राम में भी दिखाया वो क्लिप जो है। हैरत अंगेज तौर पे राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मियां दाऊद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों का कंटेंट स्क्रिप्ट जो है वो उसमें इंतहा दर्जे की मुमासलत है। यानी एक एक जुमला जो है वो दोनों का एक है, एक एक जुमला, एक एक फिगर, एक एक स्टाइल, ये सारी की सारी चीजें उसमें मुमासलत है। तो ये स्क्रिप्ट एक है या महज इत्तेफाक है, या फिर वैसे ही होता है, ज़हनी महंगी होती है इतनी ज़्यादा कि एक आदमी मशरक से बोल रहा होता है, एक मगरब से बोल रहा होता है, तो आपस में आ जाती है। तो ये बड़ी मुमासलत पाई जाती है दोनों में। तो और उसमें भी एक सवाल उठता है कि जब इसमें कोई मसला ही नहीं है, आपके दामन साफ है, हाथ साफ हैं, तो फिर उसमें इस तरह के मामलात क्यों होते हैं जी? हाथ पांव फूलने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और वहां पे जाके चीजों को फारिग कर दें, खत्म कर दें, लेकिन एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव, वो बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान साहब जो कुछ कहें वो लोगों के जहनों में ना ठहर सके वो, बल्कि उसको फौरन खुरच दिया जाए। तो इस तरह की कोशिश की जा रही है, बाकायदा एफर्ट। अब आते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और खबर ले लें कि जो नजर आ रहा है वो ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसमें अब चीजें बिखरती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इजलास हो चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही है, काफी मुतहर्रिक, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी मुतहर्रिक है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो इजलास है उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने और अपनी दीगर रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा तौर पे, और अपनी पार्टी के फैसलों से आगाह किया। तो उसमें उन्होंने नंबर 1 तो ये कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं कि टाइम पे हों, यानी पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन जो दूसरी बात उससे ज्यादा सख्त की, उन्होंने कहा कि अगर किसी के जहन में है कि ये हम इलेक्शन डिले कर देंगे, यानी कि जो हो रहा है, बात हो रही है टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट की और तवील दौरानिये के निगरान सेटअप की, या पार्लियामान की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी जाए, तो उन्होंने कहा कि ये जहन से निकाल दे अगर कोई सोच रहा है। और उनका इशारा वाज़ेह तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। और फिर उन्होंने एक और बात भी की कि बाजवा साहब चूंकि इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को लाने वाले वो थे, सब कुछ कर रहे थे, लिहाजा अब जो फौज ने एक पोजीशन ली हुई है कि वो मुदाखलत नहीं करेगी, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें तवक्को करनी चाहिए, हमें यकीन है और हम चाहते भी हैं कि अब वो अपने फैसले पे कायम रहे, फौज मुदाखलत ना करे। और ख़ास तौर पे ये कि उन्होंने कहा ये वक्त साबित करेगा कि जो कुछ ये कह रहे हैं, यानी कि मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप जो कह रही है वो किस हद तक वो दुरुस्त है, जो कुछ कह रही है कि के जी हम मुदाखलत नहीं करेंगे और वो न्यूट्रल रहेंगे। तो उन्होंने कहा जी अब हम देखेंगे कि वो न्यूट्रल रहते हैं या नहीं रहते, ये वक्त साबित करेगा। और फिर इनडायरेक्टली वो वापस गए जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम अपने नाना की तरफ कि जनाब उनको जो फांसी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला पेंडिंग पड़ा है और उस पर हेयरिंग नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे को भी डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वरना एक पॉलिटिकल नैरेटिव साथ साथ चलता रहेगा, इसको कर देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक और मिला है रिलीफ इमरान खान साहब को, चूंकि शदीद ख्वाहिश है, कोशिश है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए इलेक्शन से पहले पहले। ये बाजवा साहब की भी ख्वाहिश थी और बाजवा साहब तो रुखसत हो गए, और लेकिन वो अभी भी तारे हिलाते रहते हैं और वो कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनकी कमज़ोरियाँ मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी के पास हैं, और मरियम बीबी इस मामले में काफ़ी, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो काफ़ी इस मामले में सख्त हैं और वो लेके बैठी हैं कुछ चीज़ें, और उस पर बाजवा साहब जो हैं वो इस तरह से एक्टिव रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं
कि कुछ ना कुछ हो जाए। इमरान खान साहब और जो इनके माउथ पीस हैं वो भी कन्वे करते रहते हैं कि खान साहब जा रहे हैं, खान साहब को बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है, 99% खतरा है, कोई कहता है 90% है, कोई कहता है 100% है, कोई कहता है 110% है। तो इस पे डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब कितना अच्छा खेलते हैं और इमरान खान साहब के वकला कितना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। अभी ये ख्वाहिश और कोशिश है, लेकिन इसके आसार बहुत कम है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा और इतने कम वक्त में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस पे अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, इसका डिपेंड करेगा कि खान साहब मूव क्या करते हैं, कैसी मूव किस तरीके से करते हैं, अपने स्टेप्स कैसे लेते हैं, इक़दाम कैसे उठाते हैं, सियासी चालें कैसे चलते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं आखिरी बात, और वो है कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, एक बात जहन में रखिए कि हाँ, एक और रिलीफ मिल गया है इमरान खान साहब को कि उनको पार्टी सदारत से जो हटाया जा रहा था, उनको पार्टी सदारत से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। तो वो प्रोसेस शुरू किया जा चुका था कि क्यों ना पार्टी से हटा दिया जाए, पार्टी चेयरमैन से हटा दिया जाए, चेयरमैनशिप से। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है कि आप इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं करेंगे, और नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये एक फौरी तौर पे उनको एक पॉजिटिव साइन गया है कि क्योंकि यही किया जा रहा है कि कम से कम बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि एक जिद है पकड़ी हुई, और वो जिद बाजवा साहब के साथ थी, मुस्लिम लीग नवाज की, नवाज शरीफ साहब की और मरीम बीबी की, कि वो जिद ये थी कि जी जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जेल गए हैं, मरीम बीबी जेल गई हैं, इसी तरीके से मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की तरह इमरान खान साहब को भी जेल जाना चाहिए और इनको भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो फिर ये बैलेंस होगा और हमारा माजी का जो खाता है वो क्लियर होगा। अगर ये नहीं होता, तलखियां बरकरार रहेंगी। ये एक ऐसी ख्वाहिश है, एक ऐसी कोशिश है जो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे कोई नजर आती है कि इसको ये पूरी हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता इसको वही बात है, अनऑर्गेनिकली कुछ करने की कोशिश की जाएगी तो फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसे अरशद मलिक मरहूम जो है जज, उनकी चीज़ें सामने आ गई थी, इसी तरीके से फिर मौजूदा अगर इस दौर में कुछ हुआ तो उसकी भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ऐसी कोऑर्डिनेटेड और ऐसी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एफर्ट होगी ब्लंटली कि जनाब नहीं, हर सूरत में इस पे इमरान खान साहब का बिहेवियर, एटीट्यूड, वो बात डिपेंड करेगा। जनरल आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया है और आने वाले दिनों में वो मिडल ईस्ट का विजिट करेंगे, कतर का भी, दोहा का, और यूएई, खासतौर पे तुर्की का, यहाँ के उन्होंने दौरे करने हैं। और उसमें चाइना का विजिट उनका होने वाला है। ये बहुत अहम ममालिक जो है हमारे, इन ममालिक में विजिट होना है। और उसके बाद वो खास जाहिर है अब हो ये रहा है कि वो सऊदी अरब गए हैं तो सऊदी अरब ने हामी भर ली फाइनेंशियल सपोर्ट की, यूएई जाएंगे तो वो भी सपोर्ट करेगा, कतर जाएंगे तो वो भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि कतर का फीफा हुआ है, उसमें हमारी मुसल्लह अफवाज ने वहाँ पे ड्यूटीज़ दी हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ से अच्छे खासी अर्निंग भी हुई है। तो इसलिए ये जो कुछ अगर इतबार क्योंकि हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे किया जाता है और मौजूदा गवर्नमेंट का पता नहीं है, तो अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ जो हैं वो ये लेके आते हैं, फंड्स लेके आते हैं, फाइनेंस सपोर्ट लेके आते हैं, तो फिर जाहिर है जब ड्राइविंग सीट पे आप किसी को आप बिठाएंगे और वो कामयाबी भी हासिल करेगा तो फिर आपको बहुत कुछ देना भी पड़ता है। और इसलिए कि गवर्नमेंट वाली साइड से तो मुझे अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि उनकी कोई रेट ऑफ स्टेट भी नहीं है, रेट ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है। और जो कौमी सलामती काउंसिल के कौमी सलामती कमेटी में जो कहा गया था रोड मैप तैयार करने का, वो भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही अभी तक। वो एक कॉस्मेटिक से मैयर्स लिए गए थे, बल्ब उतार दें, बल्ब पुराने ख़त्म कर दें, नए लगा दें, और बैटरी वाले मोटरसाइकिल आएंगे, और दुकानें 8 बजे बंद होंगी, 8:30 बजे शादी हाल, इतने बजे।
तो वो सारे ताजरों ने मानने से इनकार कर दिया और सूबाई हुकूमतें वैसे ही आपकी नहीं है। और जब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कश्मीर में नहीं हो रहा, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रहा, तो फिर सिंध क्यों, गवर्नमेंट क्यों बुरी बने? सिंध के ताजरों ने भी इनकार कर दिया। लिहाजा वो टाइम फिश है, अभी तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। अभी सिर्फ हम दोस्त ममालिक की तरफ देख रहे हैं, वहाँ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट आएगी तो वही है। एक बात और हो गई है कि इसहाक डार साहब के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो होने जा रहा है और उनका चूँकि उनकी फैसला महफूज किया हुआ था उनको डी सीट करने का, ये बड़ा दिलचस्प केस होगा कि इसहाक डार साहब के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या फैसला करने वाले हैं। अगर उनको डी सीट कर दिया तो वजारत ख़जाना गई और वजीर ख़जाना फिर कौन होंगे? फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हो सकते हैं। अगर वो बच गए तो फिर इलेक्शन कमीशन पे फिर वही आएगा इतराज़ कि जनाब इन्होंने बचा लिया। तो देखते हैं क्या होता है। इसहाक डार साहब का मुस्तकबिल, वजारत बच पाएगी, सेनेटरशिप बच पाएगी या नहीं, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।